रोग की विषम व्यथा ने बड़ी डोरीदार आंखों को किसी गंजेड़ी की आंखों का सा रक्तिम बना दिया था। बड़ी दाढ़ी और ऊबड़ खाबड़ मूछों से झांकते, पपड़ियों से विभत्स बन गए सूखे होठों को उसने चाटा और पेड़ के मोटे तने का सहारा लेकर बैठ गया। लगता था दयालु ड्राइवर और क्लीनर उसे बेहोशी में ही उस दानव से वृक्ष की उदार छाया में लिटा गए थे। एक ठंडी हवा का झोंका उसे सिर से पैर तक सहला गया। कहाँ गई पेट की शूल वेदना और कहाँ गई पैर की सूजन? कौन सी जगह थी भला यह? बाड़ी छीना ही तो था वह। आसन्न मृत्यु भी क्या उसकी स्मृति को धुंधला कर सकती थी? दयालु ट्रक ड्राइवर सरदार से उसने हाथ जोड़कर भीख मांगी थी। बस बाड़ी छीना तक पहुंचा दो सरदार जी। अपने गांव के किसी पेड़ के नीचे भी जाकर लेट जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा ड्राइवर साहब। सीमेंट के बोरों पर सिर रखते ही शायद वह बेहोशी में डूब गया था। जब से कोयले की खान का धमाका उसे पेट का यह शूल रोक दे गया, तब ही से मिर्गी सी यह बेहोशी भी पीछे लग गई थी। पर आज उसकी सारी व्यथा चुटकियों में स्वयं उड़ गई। नीले समुद्र का सा उदार नीलाकाश, दोनों ओर से प्राचीर सी उठी घाटियों के बीच किसी तनवंगी सुंदरी अल्हड़ किशोरी सी थिरकती नदी, आसपास फैली चौड़ी हरी तिमा, जैसे डबल अर्स की हरी इटालियन का पूरा थान खुला हो। क्या यह सपाट मैदान रानीखेत के प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स से कुछ कम था? नदी के कगार पर खड़ा शक्तेश्वर का अर्वाचीन मंदिर, नदी में गंगा नहाता मंदिर का पगला पुजारी, पहाड़ियों पर घरौंदे से चमकते सुपे और तिलाड़ी के गांव, गले में गंदे फटे बस्ते लटकाए स्कूल से लौटती कलरव करती ग्राम्य बालकों की टोली। इसी टोली के साथ 7 मील पैदल चलकर उसने भी तो इसी ग्राम पाठशाला में पढ़ा है। फिर क्या वह इसे पहचानने में भूल कर सकता था? अपने ही पौरुष की बैसाखियां टेकता वह मेधावी छात्र जब एक दिन अचानक ही छलांग लगाकर देश का मंत्री बन गया तो किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। पर उसकी क्षण भंगुर स्मृति की अकाल मृत्यु का कारण भी यही छलांग बनी। जैसे अचानक डबल प्रमोशन पा गया मेधावी छात्र भी कभी कभी एक साथ मिल गई 2 कक्षाओं की समृद्धि को नहीं समेट पाता और एक बार फिर निजी कक्षा में उसका प्रत्यावर्तन हो जाता है। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। जनता ने जिस उत्साह से उसे गेंद सा उछाल दिया था, उसी उत्साह से नीचे गिरा भी दिया। आज सड़क से लगे जिस पागर वृक्ष की छाया में वह लावारिस लाश सा पड़ा था, कभी उस सड़क का उद्घाटन उसी ने किया था। ग्राम के खंभों में झूलते बिजली के नए तार, नए नए बरताए किशोर बटुक ब्राह्मण की नंगी छाती पर सुशोभित नए यज्ञोपवीत की डोरियों से ही चमक रहे थे। पर किसकी योजना थी यह? मंत्री की आंखें छलछला उठी। कितने विरोधी सदस्यों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु बनकर उसने अपने चिरदरिद्र ग्राम के लिए इस योजना की भीख मांगी थी। शत सहस्त्र समृद्ध हाथों से करमर्दन करते करते उसकी कलाई दुखने लगी थी। लक्ष लक्ष भारी पुष्पहारों के असह्य भार से गर्दन टूट कर रह गई थी। कितने ओजस्वी भाषण, कंठ की कैसी गुरु गर्जना थी उसकी। स्वदेश की गिरी कंदराएं जाने गूंज कर सहम जाती। बागपन से झुकाया घुंघराले बालों का गुच्छा चौड़े माथे पर सदा एक ही अंदाज में बिखरा रहता। वह पूरे मंत्रिमंडल का सबसे छोटा और सबसे मुंह लगा सदस्य था। पहाड़ी क्षेत्र के एक समृद्ध जमींदार परिवार का सबसे छोटा दुलारा बेटा, जिसे प्रजातंत्र के सहमे नागरिक फूल की झड़ी से भी नहीं छू सकते। यह ठीक था कि जनता जनार्दन कभी भी उस जमींदारी का उन्मूलन कर सकती थी
और उसका भविष्य भी किसी उजड़े जमींदार के अय्याश पुत्र की ही भांति अंधकारमय हो उठेगा। पर उसके उर्वर मस्तिष्क की धरा सोना उगलने वाली धरा थी। उल्टे हाथ से भी बीज बिखेर लेगा तब भी हरी भरी फसल ही लहलहाएगी, यह वह जानता था। वैसे तो वह राजनीति की सिद्धांत कौमुदी मां के गर्भ से ही रट कर आया था, पर सबसे प्रमुख सूत्र का एक पृष्ठ शायद उसने बिना पढ़े ही उलट दिया। लोकप्रियता की अमर बूटी खाकर आए घाघ से घाघ राजनीतिज्ञ को भी निर्दोष पुष्प में छिपे सर्प की भांति नारी का सौंदर्य विषधर डसने पर पल भर में ही अपने घातक विष से निर्जीव बना धरा पर लुढ़का सकता है, यह वह जानता था। उसका जन्म पहाड़ के एक निम्न मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर उसकी अकड़, बांकपन, बोलचाल, उठक बैठक, नम्रता, किसी में भी रंग रूट का नयापन नहीं था। उसका डील डॉल लंबा, रंग आकर्षक रूप से गेहुआ और आंखें बड़ी बड़ी थीं। पतली मूछों से मेल खाती तीखी नासिका के बीच बीच में फड़कते पतले नथुने उसके क्रोधी स्वभाव के परिचायक थे। पर विलासी मोटे अधरों पर बात बात में थिरकने वाली उज्ज्वल हंसी युक्त चेहरा देखकर मानव स्वभाव की गुत्थियां सुलझाने वालों को भी उलझन में डाल देती थी। यह व्यक्ति क्रोधी भी हो सकता था और शिशु सा सरल आनंदी भी। चेहरे का मुख्य आकर्षण था उसका कैशौर्य और कंठ का आश्चर्यजनक कच्चापन। 2 वर्षों की छोटी सी अवधि में नियति उसे दंतहीन असहाय शिशु की ही भांति गोदी में उठाकर किसी जादूगरनी की सी उड़ान में लोकप्रियता, समृद्धि और वैभव के सर्वोच्च शिखरों पर उड़ाती रही थी। पर उसी क्रूर खिलवाड़ की सनक में उसने उसे धरा पर पटक कर रख दिया और आज वह ऊंची उड़ान में उड़ती चील के मुंह से गिरे क्षत विक्षत अधमरे सर्प सा ही एक बार फिर अपनी उसी जन्मभूमि पर पड़ा था जहां से नियति उसे चोंच में दबाकर उड़ गई थी, जिसका घातक विष लपलपाती जिह्वा और कृष्ण नाग का सा फन कभी पर्वत से शक्तिशाली शत्रु को भी एक ही डंक से परलोक पहुंचा सकता था। आज दुर्भाग्य की नन्ही चींटियों से नुचा वहीं विवश पड़ा था। क्या पता उसकी मां ही अचानक इस मार्ग से निकल पड़े, पर इतने वर्षों तक क्या वह उसी गांव में बैठी होगी? हो सकता है अपने भाई के पास चली गई हो। पर वह अपनी मां की जिद को जानता था। प्राण रहते वह अपनी थाती नहीं छोड़ पाएगी। वह पुत्र के मंत्री बनने पर भी, उसके लाख समझाने पर भी उसके साथ उसकी बड़ी कोठी में रहने लखनऊ नहीं गई थी। जब बेटा देश का राजा बना तब भी वह दूर दूर के जंगलों में कुतुब मीनार से ऊंचे पहाड़ी देवदार और अय्यार वृक्षों की सर्वोच्च शाखाओं पर शाखा मृगी बनी लकड़ियां तोड़ती, कभी बकरियों के लिए पहिया की पत्तियों के स्तूपाकार गट्ठर के नीचे दबी ऐसी दोहरी होकर घर लौटती कि बेवाइयों से फटे 2 पैर ही पैर दिखते। लगता कोई हरी भरी पहाड़ी ही चली आ रही है। उस दिन वह चुपचाप एक परिचित मित्र की जीप मांगकर मां से मिलने चल दिया। टोकरी भर दशहरी आम भी वह उसके लिए ले जा रहा था। उसकी मां को आम बेहद पसंद थे और अपने अभावग्रस्त शैशव की स्मृति को मंत्री भूला नहीं था। जब माँ बेटे बारी बारी से एक ही आम को चूस कर उसकी गुठली का भी मुंडन कर रख देते थे। 4 बालिस्त की तंग सड़क पर नाचती गोल घूमती जीप को पहाड़ी दक्ष ड्राइवर ऐसे नचा रहा था जैसे चतुर नट पिता ढोलक की थाप के साथ पतली रस्सी पर अपने पुत्र को नचा रहा हो। कभी घर से गाड़ी घूमती, एक साथ कई चक्कर खाती, उस तरह की धार सी तीखी सड़क पर फिसलने लगती और मंत्री का लोहे सा कलेजा भी धड़कने लगता। उसे लगता जीप अब खाई में गिरी और अब खंदक में, पर दूसरे ही क्षण तीखी चढ़ाई पर हांफती कांपती शिथिल फुफकारे छोड़ती जीप
मृतप्राय इक्के की मरियल घोड़ी सी ही पराजित हो 3-4 कदम पिछड़ आती। क्रुद्ध इक्के के चालक की भांति ड्राइवर ब्रेक लगाता और अनुशासनपूर्ण अनुभव के करारे चालक से सहमी गाड़ी एक बार फिर तीव्र गति से भागने लगती। वह उसी तीव्र गति से भागी जा रही थी कि एक अप्रत्याशित मोड़ पर धूल उड़ाती भेड़ बकरियों के झुंड को पहिए के नीचे आने से बचाने के लिए मोड़ से स्वयं उलटते उलटते बच गई। कुशल चालक का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। पल भर भी चूकता तो गाड़ी ही नहीं उसकी नौकरी भी चली जाती। मंत्री भी बौखला गया था। झटके से उसकी कीमती घड़ी टूटते टूटते बची थी और जीप के लोहे से टकराकर माथे में गूमड़ उभर आया था। पर उन भेड़ बकरियों के पीछे 2 पतली गोरी बाहें फैलाए जीप की गति से भी तेज भागती किशोरी को देखकर चालक और मंत्री दोनों के कंठों की भर्त्सना कंठों ही में अटक कर रह गई। एक पल को दोनों उसे देखते ही रह गए। भेड़िया धसान की धूल से धूमिल आकृति अब स्पष्ट होकर बड़ी धृष्टता से उनके सम्मुख खड़ी हो गई थी। वह ड्राइवर से कहने लगी, क्या करूं ड्राइवर जी, कब से हरामजादियों को डंडा मारकर किनारे कर रही थी। वैसे क्या कुमायूं यूनियन की गाड़ी का टैम भी नहीं था, नहीं तो मोटर टैम में मैं खुद ही इन्हें चराने नहीं लाती। स्वयं मंत्री का गांव एक से एक सुंदरी चाचियों, ताइयों और भाभियों से भरा था। चंद राजाओं के समय से ही उनके ग्राम की ग्राम्याओं के सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैलती आई थी और इसी से शायद नाम भी पड़ गया था रतनपुर। पर यह लड़की क्या रतनपुर की थी? कैसा जाना पहचाना चेहरा लग रहा था। फिर भी नाम क्यों नहीं याद आ रहा भला? कहीं ताऊ के लड़के धरणीधर दा की साली तो नहीं थी यह, जिसके रूप की चर्चा सुनते सुनते उसके कान पक गए थे और माँ भाभी के परम आग्रह से लाए जिसके रिश्ते को उसने खोटे सिक्के सा फेर दिया था। ऐसे मोटर सड़क पर बकरियां लाती ही क्यों हो? अब तक मंत्री की ओर उस बित्ते भर की छोकरी ने आंख उठाकर देखा भी नहीं था और वह चालक से ही हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह मंत्री को अखरा। इसी से कंठ को रोबीला बनाकर उसने गंभीर स्वर में गर्जना की, ऐसे इन्हें मत लाया करो। किशोरी ने चमक कर तेजस्वी चेहरे की ओर दृष्टि उठाई। मंत्री की अकड़ी मुद्रा उससे मूक प्रश्न पूछ रही थी। देखती नहीं किसकी गाड़ी है यह? मूर्ख लड़की, क्या हाथ भी नहीं जोड़ सकती? तब कैसे लाऊं जी? हंसकर उस धृष्टा किशोरी ने पूछा। मोती से उज्ज्वल दंत पंक्ति के दर्पण से कुमारी मंत्री की अनभ्यस्त आंखें चौंधी आ गईं। इन बकरियों को भी जीप में बिठाकर चराने लाऊं क्या? मंत्री की दृष्टि अब गोरे ललाट पर बंधे ओढ़नी के फेटे से उतरकर कैशौर्य से उज्ज्वल 2 आंखों से फिसलती तीखी नाक और फिर लाल रस भरे अधरों से सरक तनी वास्केट पर उभर सहसा सपाट होकर झूलती चांदी की जंजीर पर निबद्ध हो गई। सूर्य की प्रखर किरणों में जंजीर झिलमिला रही थी। किसी क्षीण पहाड़ी जलप्रपात की 2 पतली रुपहली युगल धाराएं जैसे 2 कठोर शिलाखंडों पर क्षण भर विराम करती फेनिल राशिभूत तरंगों में बिखर गई थी। किस गांव की लड़की है तू? मंत्री ने डपट कर पूछा। अब निश्चय ही सहम जाएगी छोकरी। रतनपुर की है क्या? क्यों? पतली नाक को उसने एकदम कपाल पर चढ़ा लिया। लगता था अभी अभी जीभ निकालकर मुंह चढ़ाने लगेगी। क्या रतनपुर में ही सब बान सुंदरियां बसती हैं? और फिर वह धृष्ट उत्तर के साथ भुवन मोहिनी हंसी का जाल बिखेरती एक बार भी पीछे मुड़े बिना चली गई। विरोधी पक्ष की निर्मम घूंसेबाजी ने भी कभी मंत्री को ऐसे धराशायी नहीं किया था। फिर जिस सरकारी जीप के चालक के सम्मुख वह उसे चुटकियों में उड़ाकर रख गई थी, वह भी मूंछों ही मूंछों में मुस्कुरा रहा था। तुम जरा रुकना ड्राइवर, उसने बड़ी आत्मीयता से कहा, जैसे वह मंत्री नहीं स्वयं ड्राइवर का ही बड़ा भाई हो। बड़ी भूल हो गई पहचानने में,
यह तो हमारे धरणीदा की साली है, चलकर जरा भाभी की कुशल पूछ आऊं। गाड़ी मोड़ लूं सरकार? खाक चालक भी शायद समझ गया था कि प्रभु भाभी की नहीं, भाभी की सुंदरी सहोदरा की ही कुशल पूछने भाग रहा है। कभी गाड़ी मोड़ने का आदेश नहीं देगा। नहीं नहीं, तुम यहीं रुके रहना, हम अभी आते हैं। चलते चलते मंत्री ने दोनों हाथों में ढेर से आम भी भर लिए। निकाल ले निकाल ले, हंसकर मन के चोर ने कहा। डरता क्यों है? माँ के उपहार की टोकरी से किसी दूसरी के लिए मीठे फल चुराने वाले, क्या तू संसार का पहला पुरुष है? यह चोरी तो प्रत्येक संसारी पुत्र करता है रे। वह उसी दिशा की ओर लपका। लड़की बहुत दूर नहीं गई थी। तेजी से मुड़ गए एक दूसरे मोड़ के टीले पर वह पीठ किए बैठी थी। सूखे पत्तों की चर्रमर सुनकर वह चौंकी। तुमसे माफी मांगने भागता आया हूं दुर्गी, माफ करना, इतने सालों बाद तुम्हें देखा, इसी से पहचान नहीं पाया। पर वह रूठी गर्वीली राजकन्या सी निशब्द उसी टीले पर बैठी रही। उस मुग्धा मानिनी की अनूठी छवि से मंत्री के वर्षों से अंधकारपूर्ण हृदय कक्ष में बिजली सी कौंध गई। घुटनों से कुछ ही नीचे एक लटका काला लहंगा किसी विदेशी आधुनिका की मिनी स्कर्ट के से औदार्य से सांचे में ढली नंगी सफेद टांगों का उन्मुक्त प्रदर्शन कर रहा था। दोनों हाथों से गोदी में नन्हे मेमने को साधे वह सौंदर्य लक्ष्मी ऐसे तन कर टीले पर बैठी थी कि सलेटी पत्थर का रूखा टीला रत्न खचित राज सिंहासन सा दीप्त हो उठा था। माफ कर दिया ना? मंत्री के कंठ में कुछ अटक सा गया। वह दीन याचक की मुद्रा में एक बार फिर हंसकर और निकट खिसक आया, पर वह तनी बैठी रही। सुडौल कंधों को उसने उदासीनता से किसी विदेशी चलचित्र की तारिका की भांति हिलाकर गर्दन फेर ली। मंत्री अवाक रहा। जो छोकरी कभी मोटर पर भी नहीं चढ़ी होगी, उसने ऐसे विदेशी अंदाज में कंधे झटकना कैसे सीख लिया? जिस मुद्रा को वे विदेशी नायिकाएं शायद निर्देशक के चाबुक की मार से सीखती हैं, उसे प्रकृति ने अपनी इस मुंह लगी पुत्री को स्वयं ही सिखा दिया था। स्पष्ट था कि उसे क्षमादान नहीं मिला। 7 वर्ष पूर्व अपनी इसी अनाथा रूपवती बहन को लेकर भौजी उसके पास आई थी। तब वह क्या जानता था कि भाभी की वह नाक सुनकती मरियल सी बहन एक दिन ऐसी बन उठेगी। बहुत सुंदरी है मेरी बहन, ठीक से देखोगे तो आंखें नहीं फेर पाओगे लल्ला। सब बड़ी बहनें अपनी कुंवारी बहनों के लिए यही कहती हैं भौजी। उसने वह प्रस्ताव हंसकर वहीं फेर दिया था। भौजी के लिए थोड़े से आम लाया हूं दुर्गी, कहना कल मिलने आऊंगा। मंत्री ने आम उसके पैरों के पास धर दिए और हंसकर कहने लगा, गंगोली हाट की रुष्ट काली के चरणों में फल रख रहा हूं। देवी प्रसन्न होना। भक्त हाथ बांधे खड़ा है। अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने मंत्री को देखा। वह सचमुच ही हाथ बांधे धृष्टता से हंस रहा था। उसकी यही हंसी तो उसके मधुर स्निग्ध व्यक्तित्व की सुनहरी चौखट थी। इसकी हंसी के आकर्षण से प्रत्येक चुनाव में विपक्षी दल के शत सहस्त्र वोट भी उसी की झोली में आकर गिर जाते। उसकी यही हंसी शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से बांध सकती थी। इसी हंसी के आकर्षण से उसे दिन रात न जाने कितने महिला मंडलों की गोष्ठियों के रंगीन रिबन काटने इधर उधर भागना पड़ता और पुष्पहारों के भार से गर्दन टूट कर रह जाती। यहाँ तक कि कई विश्वविद्यालय उसे एक साथ दीक्षांत भाषण के लिए न्योत चुके थे, जहाँ अन्य सम्मानित अतिथि वर्षों की देश सेवा, जेल यात्रा आदि का पासपोर्ट वीजा दिखाने पर भी पल भर छात्रों की हूटिंग के सम्मुख नहीं टिक पाते, वहीं पर यह हंसमुख मंत्री केवल इसी स्मित के इंद्रजाल से अनुशासनहीन छात्रों को बांधकर बगल में दबाए चला आता। इस बार भी उस हंसी की मूठ व्यर्थ नहीं गई। वह हंसने लगी और युवा मंत्री का कलेजा जिह्वाग्र पर आकर धड़कने लगा।
तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया। उसके गले में बीच बीच में होता स्वर भंग मंत्री को मिश्री की डली सा मीठा लगा। तुम्हारी शादी हो गई क्या? उसका उतावला प्रश्न उसके कंठ से अनजाने में ही गोली सा दग गया। प्रश्न पूछते ही वह अपतस्त हो संकोच से लाल पड़ गया। क्या तुम सोच रहे थे तुम्हारे लिए अब तक कुंवारी बैठी हूं? वह हंसकर उठ गई। हाय, यह बित्ते भर की छोकरी उस राजनीतिज्ञ खुरपेच को कैसा पिस्सू सा मसल रही थी। खैर, वह भी उस गर्वीली छोकरी के विष के दांत तोड़ सकता था। अभी बहुत अवसर आएंगे। वह बोला, अच्छा चलता हूं दुर्गी, कल स्कूल के मैदान में मेरा भाषण है। तुम भी आना और भौजी को भी लाना, समझी? उसने बड़े गर्व से चौड़ी कलाई में बंधी कीमती घड़ी को देखा और सिर की तिरछी टोपी और भी तिरछी कर ली। और इसे भी ला सकती हूं क्या? यह तो मुझे एक पल भी नहीं छोड़ता। अपने पैरों के बताशे से सफेद टखने चाटते छोटे नर्म दूधिया पशम वाले मेमने को उसने उठा गालों से लगाकर कहा। तब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मन को सदा चाबुक की मार से साधने वाला जितेंद्रिय तरुण हठ योगी नन्ही ठोकर से दूर घाटी में क्षण भर पूर्व गिर गए आम के दाने की ही भांति लुढ़कता अविवेक की घाटी में गिरकर चकनाचूर हो गया। कैसी निर्दोष मुद्रा में पूछा गया, कैसा सांकेतिक आमंत्रण पूर्ण प्रश्न था। लाल लाल कंदील से लटक रहे बुरांश पुष्पों की छाया में वह ऐसे मादक स्मित का आह्वान देती खड़ी हो गई। मंत्री को लगा वह मिसलटों के नीचे खड़ी प्रणयोन्मत्त मत्ता कोई विदेशी स्वयं दूती है। किस प्रसिद्ध चित्रकार का ऐसा ही चित्र देखा था उसने? रवि वर्मा, रावल या किसी विदेशी चित्रकार का? गोद में नन्हे मेमने को गालों से सटाकर जाना पहचाना सा स्वर्गीय स्मिथ ही उसे ले बैठा। उसने कभी नारी की छाया का भी स्पर्श नहीं किया था और जिस बहुचर्चित स्पर्श की कभी स्वप्न में भी कामना नहीं की थी, वही आज पागलखाने से भाग निकले मत्त उन्मत्त की भांति मेमने सहित स्वामिनी को अपनी सशक्त बाहों में भरकर बार बार चूमता हाफ हाफ गया। जिस संयम अंकुश से वह वर्षों की अमानवीय साधना से अपने पौरुष के मत्त गजराज को साधता आया था, वही अंकुश आज पंचशर से बिधा दूर पड़ा था। पुरुष के अधर नारी अधरों के प्रथम स्पर्श के नीचे किसी किशोरी के कुंवारे अधरों की भांति थर थर कांप रहे थे, जैसे पहली बार संसार का निकृष्टतम पाप किया हो। और नारी के रसीले अधरों पर था स्वाभाविक स्मित, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ठीक ही तो था, पर क्या उसका पहला चुंबन था? मंत्री तटस्थ होकर पीछे खिसक गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। हे भगवान, क्या कर बैठा था वह? पल भर की आवेशपूर्ण मूर्खता उसको जीवन भर के लिए ले बैठ सकती थी। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। ईश्वर की कैसी महान कृपा थी कि डाल पर कहीं एक कौवा तक नहीं था। वही नन्हा मेमना गोदी से उतरकर घास चरने लगा था और एक मोटा सा घाघ दुम्बा कुटिल बंकिम दृष्टि से उसे ऐसे देख रहा था जैसे सब कुछ समझ गया हो। मंत्री को पहली बार लगा कि पशु बोल भले ही ना पाए, व्यंग से मुस्कुरा अवश्य सकते हैं। उसने सहमी दृष्टि से दुर्गी को देखा। वह भेड़ों को हे कर ऐसे हाँकती बटोरने लगी थी जैसे उसे देख ही नहीं पा रही हो। वह तेजी से उतार उतरता फिसलता चला गया। दूसरे दिन उसका भाषण सुनने दूर दूर से ग्रामों की भीड़ समय से कुछ पूर्व ही आ जुटी थी। ग्राम पाठशाला का पूरा मैदान भर गया था और कुछ लोग तो उचक उचक कर पेड़ों पर चढ़ रहे थे। भीड़ देखकर मंत्री की छाती और तन गई। उस दिन उसकी आकर्षक हंसी वर्षा से धुली पहाड़ के मकान की अब रखी पथरीली छत सी ही और स्वच्छ निखर झकझक चमक रही थी।
यह क्या सुंदरी नारी के क्षणिक स्पर्श का जादू था। जिधर देखो उधर ही गोरे गोरे चेहरे, पके आड़ू से स्वस्थ गालों की लालिमा और निर्दोष चावनी। वह गर्व से एक बार फिर तन गया। वाणी के घृतदीप की कई ओजस्वी बातियां दब दब कर एक साथ जल उठी। भाइयों, वह कहने लगा, मुझे गर्व है कि मैंने इसी ग्राम पाठशाला में वर्णमाला से प्रथम परिचय प्राप्त किया है। तख्त की काली पाटी पर कमेट की स्याही से कान पकड़कर आ सिखाने वाले मेरे गुरु श्री ब्रह्मदत्त तिवारी इस भीड़ में जहां कहीं बैठे हों, मेरा कृतज्ञ प्रणाम स्वीकार करें। गुरु तो गुड़, चेला शक्कर, भीड़ के किसी उद्धत छोकरे की तीखी आवाज और भीड़ की हंसी को चतुर मंत्री ने वहीं पर जूते से कुचल दिया। पर चेला शक्कर की ही भांति अब व्यर्थ हो गया है भाइयों, उसने हंसकर कहा। गांव का बादशाह अब भी गुड़ ही है। मैं पूछता हूं कि बाजार किसका है, 4 रुपए किलो चीनी का या 2 रुपए किलो गुड़ का? किसे चाहती है जनता? गुड़ गुड़, भीड़ से सम्मिलित कंठ गूंजे। वाचाल मंत्री की दलील ने भीड़ को जीत लिया। उसी विजय से झूमकर उसने फिर अपनी मनमोहक हंसी का ब्रह्मास्त्र फेंका। फिर देखा ना आपने, ग्राम की जनता हमेशा गुड़ ही को पूजेगी। जनता तुमुल करतल ध्वनि से बीच ही में भाषण रोक अपना उल्लास व्यक्त कर रही थी कि मंत्री की दृष्टि भीड़ में भौजी के पास बैठी दुर्गी पर पड़ गई। उसकी गोदी में उसका वही मुंह लगा मेमना बैठा था। आंखें चार होते ही उसने बड़ी दुष्टता से मेमना तनिक उचकाकर मंत्री को दिखा दिया। आज वह अनोखा श्रृंगार कर आई थी। कानों में गोल गोल बालियों के स्थान पर थे झुमके, जिनके दुस्सह भार की गरिमा को 2 चौड़ी श्रृंगार पट्टियों में विभक्त कर सीधी मांग के अगल बगल पर टिका दिया गया था। सिर का पल्ला भी शायद झुमकों के वैभव के उचित प्रदर्शन के लिए जानबूझकर ही नीचे गिरा दिया गया था। चांदी की जंजीर का स्थान आज चांदी की मोटी हंसली ने ले लिया था। नाजुक गर्दन में पड़ी हंसली के उसी अर्धचंद्र में मंत्री अटक कर अपनी समस्त राजनीतिक प्रगल्भता भूल गया। केवल हाथ जोड़कर वह मुस्कुराता मंच से उतर गया। तालियों की गड़गड़ाहट हाथों ही से गूंज रही थी कि वह भीड़ चीरता भौजी के पास चला आया। झुककर उसने भौजी के चरण छुए, कई वर्षों के उपालंब सुने, फिर उन्हें मनाकर अपनी जीप में बिठा घर तक पहुंचा आया। भौजी को उसने बड़े लाड से अपनी सीट पर बिठा लिया, पर दुर्गी बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गई। गोदी में वही मेमना था। मंत्री कुछ संभल कर बैठ गया, पर वह शायद और निकट खिसक आई। मंत्री को लगा कुमाऊं बैंड के साथ नाचने वाले सिखे पढ़े दुबे की भांति यह सिखाया गया दुम्बा उसकी माला ही नहीं शेरवानी भी चर जाएगा। उसने गले की माला उतारी और पीछे मुड़ हंसकर बोला, बुरुंश के मीठे फूलों की माला है, शायद तुम्हारे मेमने को बहुत पसंद आ गई है। फिर ऐसे सधे अंदाज से उसने माला फेंकी कि ठीक दुर्गी के गले में पड़ गई। पल भर को दुर्गी का चेहरा लाल पड़ गया, पर फिर हंसकर सचमुच ही माला दुम्बे को खिलाने लगी। मुझे यहीं उतार दो दीदी, उसने थोड़ी ही दूर जाकर कहा। बहती नदी से लगी पंचक्की थी और उसी से लगा था दुर्गी का घर। वह उतर गई तो भौजी ने उसे सब बतला दिया। जब उसने रिश्ता फेर दिया तो उसका विवाह उसने एक फौजी सूबेदार से कर दिया। कुंवारी सुंदरी बहन को कब तक घर में बिठाए रखती। सूबेदार दुहेजू था, पर 3-3 भैंसें थीं, कई थान भेड़ बकरियां थीं और फिर पंचक्की भी उसी की थी। पर छोकरी का भाग जो साथ लगा था, पाकिस्तान की लड़ाई से तो वह सकुशल लौट आया, लेकिन घर में चुभी एक नन्ही कील ने बायां पैर कटवा दिया। तब से लंगड़ा दिन रात नशे में डूबा पड़ा रहता है। दुर्गी ही घर और बाहर का काम संभालती है। उस बार 2 दिनों के लिए घर आया मंत्री
8वें दिन लौटा और फिर तो उसका हर महीने एक न एक चक्कर लगता रहता। लगता था वह अपने ग्राम को डिज्नीलैंड ही बनाकर छोड़ेगा। देखते ही देखते कच्ची सड़क ने केंचुली उतार दी। फक फक करता बुलडोजर निरी पहाड़ी घाटियों का कलेजा रौंदने लगा। पीपे के पीपे कोलतार की मोटी तहों ने पीली धूप भरी सड़कों पर शहरी व्याधि की स्याही फेर दी। डायनामाइट की दिल दहलाने वाली गर्जना से आए दिन त्रस्त गिरी कंदराएं गूंजने लगी। फिर नई बनी क्षीण कलेवर की सड़क पर अफसरों की जीप गाड़ियां आईं। मंत्री की झंडा लगी बनी ठनी वैश्या सी इठलाती चमकती गाड़ी। और फिर आई देश विदेश के पर्यटकों से लदी लग्जरी बसें। देखते ही देखते वह ग्राम हवाई द्वीप सा ही प्रसिद्ध हो उठा, जहां का शुद्ध पहाड़ी घृत अपनी पावन सुगंध की सुख्याति कभी दूर दूर तक फैलाता आया था, अब चूर की मिलावट से अपने सुनाम पर कालिक पोतने लगा। पास ही में मिलिट्री की एक बड़ी टुकड़ी भी आ गई थी। सीमा के प्रहरी शराब की हुड़क लगने पर ढेले टके में ट्रांजिस्टर बेचने लगे और धीरे धीरे ग्राम के बंदरों ने भी अदरक का स्वाद लेना सीख लिया। जो सुरम्य घाटियां कभी परी चांचरियों के मधुर जोड़े गीतों से गूंजती थी, अब विवशता से फिल्मी गानों से गूंजने लगी। एक लॉन्ड्री खुल गई। जिस ग्राम में मिश्री की डली ही मिठाई मानी जाती थी, वहीं एक व्यापार कुशल हलवाई ने पहाड़ की प्रसिद्ध बाल सिंघौड़ियों की ऐसी भव्य दुकान खोल दी कि लोग शहरियों की भांति मिठाई का स्वाद लेना भूल रंगीन मनमोहक डिन्नों का ही स्वाद लेने लगे। अपनी नवीन अभिसारिका से मिलन के क्षणों की सृष्टि करने में वह स्कॉटलैंड यार्ड के चतुर जासूसों को भी घिस्सा दे सकता था। दोनों कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं, यह पूरे 1 वर्ष तक कोई नहीं जान पाया। आधी आधी रात को कुमायूं के बियाबान ग्राम की तलहटी में चौकीदार बने घूमते दुसाहसी मंत्री गुनगुने पानी की उस झील के किनारे बैठा अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा करता, जहां से 1 वर्ष पहले 9 फुटा बाघ नहा रहे पटवारी के जवान पुत्र को खींच ले गया था। कभी कभी दोनों प्रणय का जिरह बख्तर पहने उस अरण्य की हरितिमा में हरे युगल सर्प से ही लिपटकर एकाकार हो जाते। पर लंगड़ा चौकन्ना हो गया। उदार विधाता जब मनुष्य से उसका कोई अंग छीनता है तो स्वतः ही उस क्षतिग्रस्त अंग की क्षमता किसी दूसरे रूप में उसे लौटा भी देता है। अंधों की दृष्टि क्या उसके स्पर्श में नहीं समा जाती? अपनी इसी अमानवीय घ्राण शक्ति से लंगड़े ने सब कुछ सूंघ लिया। पत्नी की सांकल नित्य की भांति बंद रहती थी, पर वह जंगली बिल्ली सी नीची खिड़की से सटे तिमिल वृक्ष की डालियां पकड़ जिस रस सागर में डुबकियां लेने जाती थी, उसकी सुगंध से उसके नथुने फड़कने लगे। वह नित्य की भांति दोपहर की रोटी पटकने आती तो वह आश्चर्य से सुंदरी पत्नी के अचानक अनजान बन गए चेहरे को एकटक देखता रहता। इतनी बड़ी आंखें तो इसकी नहीं थीं। और वास्कट, लगता था एक लंबी सांस लेते ही सारे बटन टूट कर रह जाएंगे। कहाँ जाती है तू दिन भर? एक दिन उसने प्रभुत्वपूर्ण स्वर में पूछ लिया। बकरियों को घास चराने, वह उत्तर देती तीर सी निकल गई थी। लंगड़े की आंखों में विवशता के आंसू छलक आए थे और उसने सारी रोटियां उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी थी। दिन भर साली हरामजादी बकरियों के साथ खुद कैसी कैसी हरी घास चरती है, वह चेहरा देखते ही समझ गया। फिर कई रातों से बैठकर अभूतपूर्व कौशल से बनाई गई बैसाखी के सहारे लंगड़ा एक रात को पुलिस के कुत्ते की भांति पानी को सूंघता पेड़ों के मोटे तने में छिप छिप कर उसके जल विहार को देख आया। दूसरे दिन पहुंचा तो पूरा ग्राम पंचों सहित उसके साथ था। वे संभल भी नहीं पाए थे कि भीड़ ने घेर लिया। क्रोध से उत्तेजित लंगड़ा किनारे से ही भद्दी गालियों के पत्थर बरसाने लगा। मंत्री सिर झुकाए और गहरे भंवर में उतर गया। जो भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करती थी, वह उसे
अश्लील थूक के छींटों से छेदने लगी। रंगे हाथों पकड़े गए चोर की भांति वह सिर झुकाए अदालत में खड़ा था। न उसका कोई गवाह था, न वकील। किंतु दुर्गी गजब के दुस्साहसपूर्ण कौशल से तैरती तैरती किनारे तक आ गई। फिर उसने किसी तीर्थ के खुले घाट पर नित्य नहाने की अभ्यस्त कुल वधुओं की भांति जल में ही किनारे से खींची गई अपनी धोती का तंबू तान बड़े धैर्य से कपड़े पहन लिए। न उसके चेहरे पर लज्जा की एक रेखा थी, न अपदस्थ होने का संकोच। फिर बिना भीड़ किए देखे वह अपने प्रेमी को बीज भवन में छोड़कर लंबी डगे भरती न जाने किस पगडंडी की भूल भुलैया में ओझल हो गई। पर मंत्री को क्रूर भीड़ ने रेड गार्ड की क्रूरता से बाहर खींच लिया। जिन गलियों से कभी चुनाव जीतने पर उसे नंदा देवी के डोले की भांति सजाकर शंखधर और पहाड़ी तूरी दमामे के साथ जुलूस में ले गए थे, वहीं से उस दिन वह बलि के बकरे साही निर्ममता से घसीटा गया। रात भर थप्पड़, घूंसे और लंगड़े की बैसाखी की मार खाकर वह बेदम पड़ा था कि न जाने कहां से उसकी मां को पता लग गया। उसकी मूठ, घात और दुनाली बंदूक सी छूटती बारूद की लपकती सी गालियों से पूरा गांव थर थर कांपता था। हरामियों, वह गर्जी, जब मेरा बेटा मंत्री बना उसने सबसे पहले तुम्हारे गांव को ही मुंबई बनाया। कोई अपने लिए तो कोठियां खड़ी नहीं की, उसका यह इनाम दिया है तुमने। हे गोला देवता, मैं भी देख लूंगी और न्याय तुम भी देखना। जिन जिन ने इसे मारा है उनकी लड़की का लड़का गाय की बछिया निपूती हो, उनकी रान बहुएं सूनी मांग और सूनी कलाइयां लेकर चिता चढ़े। सहम कर अपड़ भीड़ जैसे हवा में उड़ गई। बुढ़िया अधमरे पुत्र को घर तो ले गई, पर बेटा रात ही को खिड़की से कूदकर निकल गया। राजगद्दी से विधिवत नीचे खींचकर पटका जाता, इससे पूर्व वह स्वयं ही गद्दी का मोह त्याग वनवासी बन गया। पूरे 2 वर्ष तक उसने असम के साधुओं की चिल्मे साधी। फिर तीसरे वर्ष जब गांजे चरस की दम भी असाध्य कलुष की व्यथा को मलिन नहीं कर सकी, तो वह आसनसोल के कोयले की खान में उतर गया। दिन डूबे वह काली खान से काला चेहरा लेकर लौटता तो लगता पिछले कलुष की कालिमा स्वयं दब गई है। अब यह चेहरा लेकर वह सगी माँ के सम्मुख भी खड़ा होगा तो शायद वह भी भूत समझकर चीख पड़ेगी। यही भूल थी उसकी। पुत्र का चेहरा कितना भी काला क्यों ना हो, माँ क्या कभी पहचानने में भूल कर सकती है? कोयले की खान के जिस धमाके के लिए खान के मजदूरों की पत्नियां अपना सुहाग नित्य हथेली में लिए फिरती हैं, उसी धमाके ने एक दिन देखते ही देखते सैकड़ों मांगों का सिंदूर लूट लिया। मंत्री ने इधर दाढ़ी रख ली थी, अधजली दाढ़ी, झुलसा चेहरा और बुरी तरह सहमा कलेजा लेकर वह स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया और थोड़ी देर बाद डॉक्टरी जांच ने लाश बताकर कोने में पटकवा दिया। वह बोल नहीं सकता था, पर अधजली पलकों के नीचे पुतलियां सचेत थीं। एक एक लाश को पहचान कर आत्मीय स्वजन विलाप से दिशाएं गुंजा रहे थे। हाय, वह लाश समझकर कोने में पटक दिया गया था, फिर भी उसके लिए कोई रोने वाला नहीं था। चुपचाप वह लाशों की बिरादरी से छिटक गया। उसी घिसकते मुर्दे को किसी दयालु ने अस्पताल में पटक दिया। तो महीने बाद जब वह निकला तब पेट की वेदना भी हाथ पकड़कर साथ चल दी। फिर न जाने कितनी टिकटहीन यात्राएं की, ट्रक ड्राइवरों से दया की भीख मांगी और आज अपने ग्राम के उदार वृक्ष की छाया में पड़ा था। माँ की, ग्राम की और सबसे बढ़कर दुर्गी की स्मृति उसे सहसा व्याकुल कर उठी। वह बड़ी चेतना से उठा और एक एक पेड़ पत्ते को पहचानता अपनी लाश घसीटने लगा। अचानक एक परिचित खिलखिलाहट ने तान कर भाला फेंका जो उसके कलेजे के आर पार हो गया। सामने खड़ी थी एक जीप और उसका द्वार पकड़े दुर्गी खिलखिला रही थी। चालक की सीट पर बैठा एक लंबा चौड़ा फौजी
उसे हाथ पकड़ अपनी ओर खींचता पहाड़ी में कह रहा था, देर मत कर दुर्गी, देखती नहीं दिन डूब रहा है, आ बैठ जल्दी। तभी वह झुलसी दाढ़ी लेकर सामने खड़ा हो गया। मानिनी के जिस उपालंब पूर्ण कटाक्ष को मंत्री ने पहचाना वह उसके लिए नहीं, उस फौजी अफसर के लिए था जो उसे गाड़ी में बैठने के लिए मना रहा था। हाय हाय, यह तो कोई मुंह झौसा अजला मुर्दा ही चिता से भाग कर आ गया है क्या? वह लपक कर चालक के पार्श्व में बैठ गई। कुछ पलों को वह लंबा तगड़ा फौजी अफसर भी उस प्रेत के से कंकाल को देखकर सहम गया। फिर उसने डपट कर पूछा, कौन है बे तू? सरकार, वह गिड़गिड़ाने लगा, बीमार हूं, अपनी गाड़ी में बिठाकर कुछ दूर पहुंचा दो। उत्तेजित सांस की धौंकनी से झुलसी दाढ़ी, फटे चीथड़े, परदेसी पल भर को हिली, पर देखने वाली ने पपड़ी पड़े होठों पर उभरे अतीत के एक भी रसीले स्मृति चिन्ह को नहीं पहचाना। लज्जा, फौजी ने बड़ी उपेक्षा से कहा और उसके बैठते ही बड़ी तेजी से गाड़ी उतार पर छोड़ दी। तेज झटके से झुलसी दाढ़ी पल भर को सामने की सीट की मराल ग्रीवा से छू गई। उसके जी में आया वह दोनों कांपते हाथों की माला वैसे ही साध कर उस नाजुक गर्दन में डाल दे जैसे तब डाली थी। कहाँ उतरेगा बे? फौजी ने उसी उपेक्षा से पूछा। पिछली सीट से कोई उत्तर नहीं आया। ले उतर जा, यहाँ हम आगे नहीं जाएंगे। एक अरण्य के मोड़ पर जीप रुकी, पर वह नहीं उतरा। क्यों, इसी गाड़ी से मसान तक जाने का इरादा है क्या? फौजी ने बड़ी बेरहमी से उसे खींचकर सड़क पर खड़ा कर दिया। वह उन्मत्त फटी आंखों से एक तक दुर्गी को ऐसे घूरने लगा कि उसने सहम कर फौजी की बाह पकड़कर कहा, जल्दी चलो, कहीं यह सचमुच ही मुसल्ले चूड़ी वाले का परेत ना हो। 2 दिन पहले ही ग्राम के चूड़ी वाले को बाघ खींच ले गया था। जीप अंगूठा दिखाकर चली गई। मंत्री को लगा कोयले की खान में फिर धमाका हुआ है। अदृश्य लपटों में वह झुलस कर गिर पड़ा। जब होश आया तो सूर्य बन बनांतर रंगता धीमी गति से डूब रहा था। 3 घंटे में 3 फलांग की दूरी पार कर वह घर की देहरी पर खड़ा हुआ तो दोनों पैर ठक ठक कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने सांकल खटखटाई। कौन है इतनी रात गए? माँ का कर्कश स्वर सुनते ही वह फिर लड़खड़ा कर गिर गया। द्वार खुला। सहम कर माँ पहले 2 कदम पीछे हटी, फिर कंकाल पर झुक गई। जब से बेटा भागा था वह सिरफिरी सी होकर रात भर पूरे ग्राम को गालियां देती रहती थी, पर जिसे पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रेमिका नहीं पहचान पाई थी उसे उन्मादिनी माँ ने पहचान लिया। वह पागलों की भांति उसे चूमने लगी। उसी अमृत स्वरूपी चुंबनों की बौछार में उसने बड़े यत्न से मुस्कुराकर माँ का हाथ पकड़ होठों से लगाया और फिर बेहोशी में डूब गया। अरे अभागो, क्या मुंह ताक रहे हो? बुढ़िया चीख चीख कर अदृश्य बिरादरी को न्योत रही थी। देखते नहीं वह जा रहा है। अरे हरामियों, एक टुकड़ा सोना ले आओ भागकर, गंगा जल और तुलसी दल, सुनते नहीं क्या? हाय, तुम्हारी कोख जली बहू बेटियां सूनी मांग और सूनी कलाइयां लेकर चिता चढ़े, इस गांव को महामारी चाटे, बच्चर गिरे। ग्रामवासी सोते रहे। उन्मादिनी वृद्धा का तो यह नित्य का प्रलाप था। उधर वह स्वप्न देख रहा था। ग्राम पाठशाला की भीड़ के बीच वह गर्व से झूमता भाषण कर रहा है। मेमने को गोद में लिए दुर्गी को देखते ही भाषण कंठ में अटक क्यों गया? सब हंस रहे हैं, कोई भी ताली नहीं बजाता, एक भी माला गले में नहीं पड़ती। माँ, उसने आंखें खोल दी। कपोलों पर आंसू की धारा बहने लगी। क्या है मेरे राजा? बुढ़िया ने प्रभु के वेदना विधुर चेहरे को कांपते हाथों में भर लिया। सुनते नहीं हो हरामियों? बुढ़िया छाती पीट पीट कर फिर चीखने लगी। हाय, जब मंत्री था
तब कितनी मालाएं लेकर भागते थे इसके पीछे। आज एक माला के लिए तरस रहा है मेरा बेटा। पर वह नहीं तरस रहा था, वह फिर सपना देखने लगा था। हंसती मुस्कुराती दुर्गी वैसी ही लाल बुरुंश की माला हाथ में लिए उसे पहनाने चली आ रही थी, जैसी उसने कभी अपने मेमने को खिला दी थी। मंत्री ने दोनों कांपते हाथ जोड़े और गर्दन बढ़ा दी। हाथ शिथिल होकर छाती पर गिर पड़े, पर माला पहनने को बढ़ी गर्दन उसी विजयी मुद्रा में खिंची रह गई।